नमस्कार। कभी सोचिए एक ऐसे जमाने के बारे में जहां कविताएं साम्राज्य बनाती बिगाड़ती थीं और दक्षिण भारत के बंदरगाहों से निकले जहाज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोम की तिजोरियों को खाली कर देते थे। जी हां, ये कोई कहानी नहीं बल्कि संगम युग की हकीकत है। एक ऐसा गोल्डन एरा जिसने तमिल पहचान को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं और उसे दुनिया के नक्शे पर अमर कर दिया। तो चलिए आज इस शानदार दौर की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि इस युग को संगम कहते ही क्यों हैं। फिर हम उस दौर की तीन बड़ी ताकतों चेर, चोल और पांड्य की राजनीति को जानेंगे। इसके बाद हम उनकी जबरदस्त इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर नजर डालेंगे, उनके समाज और संस्कृति को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज भी इस युग की विरासत के क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इस युग का नाम संगम ही क्यों पड़ा? इस एक शब्द में ही आप देखिए इस पूरे दौर का राज छिपा है। देखिए, संगम का सीधा सा मतलब है सभा या सम्मेलन। ये नाम उन महान साहित्यिक अकादमियों से आया है जिन्हें मदुरई के पांड्य राजाओं का शाही संरक्षण मिला हुआ था। ये बस कुछ कवियों की मीटिंग नहीं थी, ये एक तरह का रॉयल इन्वेस्टमेंट था जिसने तमिल कल्चर और ज्ञान को उस जमाने का सेंटर बना दिया था। यहीं पर उस युग का बेहतरीन लिटरेचर तैयार होता था, उस पर बहस होती थी। और ये दौर कोई छोटा मोटा नहीं था। लगभग 600 साल 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक तमिल परंपराओं के मुताबिक इस लंबे समय में 3 महान संगम हुए जिन्हें मुचंगम कहते हैं। इनमें से दूसरे संगम की सिर्फ एक ही किताब आज हमारे पास है, तोल्काप्पियम। अब नाम से लगता है कि ये सिर्फ ग्रामर की किताब होगी, लेकिन नहीं, ये उस दौर के समाज, उनकी संस्कृति और जिंदगी को समझने के लिए एक खिड़की जैसी है जो इसे एक बेहद कीमती ऐतिहासिक दस्तावेज बनाती है। तो ये महान साहित्य है किसके राज में फल फूल रहा था? अब जरा उस दौर की पॉलिटिक्स पर नजर डालते हैं। संगम युग के पॉलिटिकल स्टेज पर 3 ही बड़े खिलाड़ी थे, चेर, चोल और पांड्य। इन्हें एक साथ मूवेंद्र यानी 3 मुकुटधारी राजा कहा जाता था। और इन तीनों राजवंशों की अपनी अपनी एक अलग पहचान थी जो उनके शाही प्रतीकों में साफ झलकती थी। चेरों का धनुष बाण, चोलों का दहाड़ता बाघ और पांड्यों की मछली, ये सिर्फ निशान नहीं थे, ये उनकी ताकत, उनकी संप्रभुता का खुला ऐलान थे। अच्छा, अब इन तीनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। चेरों का राज था आज के केरला और आसपास के इलाकों पर, जिससे मसालों के व्यापार पर उनका कंट्रोल था। चोलों के पास था कावेरी का उपजाऊ डेल्टा, जो उनकी खेती की ताकत थी। और पांड्यों की राजधानी थी मदुरई, जहां से वो दक्षिणी हिस्सों और मोतियों के व्यापार पर राज करते थे। एक बात पर गौर कीजिए, तीनों की शक्ति का राज थे उनके बंदरगाह। ये पोर्ट्स ही उनकी ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन थे। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इन राजाओं की नज़र सिर्फ दक्षिण भारत पर थी। नहीं, चेर राजा चेरन सेंगटुअन, जिन्हें लाल चेर भी कहते हैं, इतने शक्तिशाली थे कि संगम साहित्य शिलपतिकारम में लिखा है कि उन्होंने हिमालय तक चढ़ाई कर अपना झंडा फहराया था। इससे अंदाजा लगता है कि उनकी सैन्य महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी थीं। लेकिन जाहिर है जब 3 बड़ी ताकतें एक साथ हों तो टकराव तो होगा ही, और इसका सबसे बड़ा सबूत है तैलयालन गानम की लड़ाई। सोचिए, एक तरफ पांड्य राजा नेडुनचेलियन अकेले और दूसरी तरफ चेर, चोल और उनके 5 सहयोगी सरदार, और नतीजा, नेडुनचेलियन ने इस पूरे गठबंधन को धूल चटा दी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, इस जीत ने पांड्यों को दशकों के लिए तमिल जमीन की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया था। तो सवाल ही उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं रखने की, ये लड़ाइयां लड़ने की ताकत, ये पैसा आ कहां से रहा था? इसका जवाब है उनकी जबरदस्त अर्थव्यवस्था में, जिसकी एक टांग खेती पर थी और दूसरी ग्लोबल ट्रेड पर। चलिए देखते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता था। देखिए, किसी भी मजबूत इकोनॉमी की तरह यहां भी बुनियाद खेती ही थी। चावल तो मुख्य भोजन था ही, पर असली खेल था कैश क्रॉप्स का, जैसे काली मिर्च और कपास। यही वो चीजें थीं जो उनके इंटरनेशनल ट्रेड को चला रही थीं। साथ में उलैयूर जैसे शहरों का बेहतरीन कपड़ा और शिप बिल्डिंग की कला ने इस इकोनॉमी को और मजबूत किया। और दिलचस्प बात यह है कि लोकल लेवल पर तो बार्टर सिस्टम यानी चीजों की अदला बदली चलती थी, लेकिन विदेशी व्यापार सोने के सिक्कों पर होता था। लेकिन जो चीज़ इस इकोनॉमी को टॉप गियर में डालती थी वो था इनका इंटरनेशनल ट्रेड, खासकर रोमन साम्राज्य के साथ। ये एक कमाल का लेन देन था। यहाँ से मसाले, मोती, बेहतरीन कपड़े रोम जाते थे और बदले में वहाँ से जहाज़ों में भर भर कर सोना, चांदी और बढ़िया नस्ल के घोड़े आते थे। ये ट्रेड इतना फायदेमंद था कि इसने पूरे दक्षिण भारत को मालामाल कर दिया था।
ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा जबरदस्त लगता है, पर क्या किताबों में लिखी बातों के अलावा हमारे पास इसका कोई पक्का सबूत है, कोई फिजिकल प्रूफ? क्योंकि इतिहास तो सबूत मांगता है। बिल्कुल है, और सबूत भी ऐसा वैसा नहीं। तमिलनाडु में खासकर अरिकामेडु जैसी जगहों पर ऑगस्टस और नीरो जैसे रोमन सम्राटों के हजारों सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के सिर्फ पुरानी करेंसी नहीं है, ये एक तरह की रसीद हैं। इस बात का पक्का सबूत कि रोम ने भारतीय मसालों और लग्जरी आइटम्स के लिए सोने से कीमत चुकाई थी। इससे ज्यादा ठोस सबूत और क्या हो सकता है? तो हमने पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की बात कर ली, पर इन सबके बीच आम इंसान की जिंदगी कैसी थी? उनका समाज, उनके रस्मों रिवाज, उनका कल्चर कैसा था? चलिए अब इसे समझते हैं। संगम सोसाइटी को समझना है तो एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, त्रिणय, यानी जमीन का 5 अलग-अलग हिस्सों में बंटवारा। और ये सिर्फ भूगोल नहीं था, ये जीने का एक पूरा तरीका था। कुरिंजी के पहाड़ों में रहने वाले शिकारी थे तो मरुदम के मैदानों में रहने वाले किसान। नेदल के तटीय लोग मछुआरे थे। हर इलाके का अपना रहन सहन, अपने देवी देवताओं और अपनी संस्कृति थी। इससे पता चलता है कि उनका समाज अपने पर्यावरण से कितना गहरा जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति की, जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ अव्वयार जैसी महान महिला कवयित्रियां थीं, जिन्हें समाज में बहुत ऊंचा दर्जा हासिल था। महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने तक की आज़ादी थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि विधवाओं की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, और समाज के ऊंचे तबके में सती प्रथा जैसी कुरीतियां भी मौजूद थीं। और धर्म की बात करें तो वो भी जमीन से ही जुड़ा हुआ था। जैसा हमने तिणय में देखा, हर भौगोलिक क्षेत्र के अपने प्रमुख देवता थे। जैसे पहाड़ों के देवता थे मुरुगन, तो खेती वाले इलाकों के देवता थे इंद्र। ये दिखाता है कि लोगों की आस्था उनके रोजमर्रा के जीवन और उनके आसपास की प्रकृति से कितनी जुड़ी हुई थी। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर। यह सुनहरा दौर खत्म कैसे हुआ और इसकी विरासत, इसका असर आज भी हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है? हर सुनहरे दौर का कभी न कभी अंत होता है। तीसरी सदी के खत्म होते होते संगम युग का पतन शुरू हो गया, और इसका एक बड़ा कारण था कलभरों का आक्रमण। ये एक ऐसी जनजाति थी जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन उनके आने से चैर, चोल और पांड्य तीनों की सत्ता उखड़ गई और एक अंधकार युग की शुरुआत हुई, जिसने कुछ समय के लिए तमिल राजनीति और संस्कृति को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन क्या यह विरासत खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। आक्रमणों के बावजूद संगम युग का असर अमर रहा। इसी दौर ने तमिल भाषा को उसका पहला महान साहित्य दिया। इसी दौर ने एक ऐसी मजबूत सांस्कृतिक पहचान बनाई जो आज भी जिंदा है। और इसी दौर ने वो व्यापारिक रास्ते खोले जिन्होंने दक्षिण भारत को हमेशा के लिए दुनिया से जोड़ दिया। असल में इसकी नींव इतनी मजबूत निकली कि आगे चलकर दक्षिण के बड़े बड़े साम्राज्य इसी पर खड़े हुए। और यहीं पर एक सवाल जरूर उठता है कि आज जब हम आधुनिक तमिल संस्कृति को देखते हैं, उसके साहित्य में, सिनेमा में, उसकी ग्लोबल पहचान में, तो उसमें संगम युग की झलक कितनी गहरी है। उस महान विरासत की गूंज आज भी कितनी साफ सुनाई देती है। इस पर सोचिएगा जरूर।